नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इस समय पे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण एवं इसके सातों चरण। राजस्थान का एकीकरण इसका टॉपिक रहेगा। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित हम हर पहलू को देखेंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस टॉपिक के अंतर्गत राजस्थान में आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं बचेगा। आप सिर्फ 2 से 3 बार इस टॉपिक को पढ़िए, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं रहेगा और बहुत ही बढ़िया तरह के नोट्स हमने इसमें तैयार किए। दोस्तों, इससे पहले हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों के, जो कि राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान नाम की किताब के वन लाइनर क्वेश्चंस को हम पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण और इसके 7 चरण। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। उस समय पर राजस्थान में जो थे 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान जो है बटा हुआ था। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ। अब राजस्थान का जो एकीकरण स्टार्ट हुआ तो राजस्थान के एकीकरण के बाद समय की हम बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय पे राजस्थान की पहले की जो स्थिति थी, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की जो स्थिति थी, वो अभी बताया हमने 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। दोस्तों, इसी प्रकार संपूर्ण भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था स्वतंत्रता से पूर्व या स्वतंत्रता के दिन तक। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल मिला के 565 देशी रियासतें थी, छोटी बड़ी सब मिलाकर 565 देशी रियासतें थी। राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक ठिकाना था नीमराणा, अलवर के अधीन था, अलवर में पड़ता है, अलवर जिले में। एक कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था और एक लावा ठिकाना था, तीसरा। लावा ठिकाना उस समय पर जयपुर जिले के अंतर्गत था, जयपुर रियासत के अंतर्गत था, लेकिन वर्तमान में टोंक जिले के अंतर्गत आता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ये केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे। 1945 में ब्रिटेन में क्लीवलैंड एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। 1945 में ब्रिटेन में क्लीवलैंड एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। इससे पहले चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। तो ब्रिटेन की संसद ने 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन की संसद ने 16 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित किया। वो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 16 जुलाई 1947 को। इस अधिनियम के फलस्वरूप 15 अगस्त 1945 को भारत अंग्रेजी दासता से मुक्त हो गया था। यानी कि भारत को स्वतंत्रता जो मिली थी वो कौन से अधिनियम से मिली थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से, जो कि 16 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ था। इसके बाद माउंटबेटन रिपोर्ट में यहां की रियासतों को के सामने 3 विकल्प रखे थे। एक माउंटबेटन रिपोर्ट आई थी। माउंटबेटन रिपोर्ट ने यहां के रियासतों के सामने 3 विकल्प रखे थे। वो 3 विकल्प कौन कौन से थे? पहला विकल्प था कि
कोई भी रियासत, जो भारत में जितनी भी रियासतों में बटा हुआ है, वो कोई भी रियासत भारत में शामिल हो सकती है। दूसरा विकल्प पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, और तीसरा विकल्प था कि वो आजाद रह सकती है। यानी कि 3 विकल्प दिए माउंटबेटन योजना ने। माउंटबेटन योजना कहते हैं इसको, या माउंटबेटन रिपोर्ट कहते हैं, कि भारत, कोई भी रियासत भारत में शामिल हो सकती है, कोई भी रियासत पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या वो चाहे तो आजाद मुल्क के तौर पर रह सकती है। इन विकल्पों के कारण अनेक देशों का निर्माण हो सकता था। भारत के अनेक टुकड़े होने से बचाने के लिए भारत का एकीकरण किया गया था। एकीकरण करना अनिवार्य था, क्योंकि कोई भी राजा या कोई भी महाराज शासक ये नहीं चाहता था कि उसकी स्वतंत्रता में कोई दखल मिले या उससे उसके अधिकारों को छीना जाए। तो सारी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी। ऐसी स्थिति में ये तीसरा विकल्प जो था कि आजाद रह सकते हैं, तो उस स्थिति में हमारा देश अनेक देशों में निर्माण हो सकता, अनेक देशों में टूट सकता था इस विकल्प के अकॉर्डिंग। तो इससे बचाने के लिए भारत को एकीकरण करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो एकीकरण के लिए रियासती आयोग का गठन किया गया। एक रियासती आयोग का गठन किया गया एकीकरण के लिए, जिसका गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया। रियासती आयोग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। रियासती आयोग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, या भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपनाम क्या है? लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। रियासत आयोग का सचिव बीपी मेमन को बनाया गया। रियासती आयोग का जो सेक्रेटरी बनाया गया, सचिव बनाया गया, वो बीपी मेमन को बनाया गया था। और उस समय पे ये माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे। उस समय पे ये माउंटबेटन के कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे बीपी मेमन। इसके बाद भारत में एकीकरण के समय पे 565 रियासतें थी। भारत में एकीकरण के विलय पर हस्ताक्षर करने वाली 562 रियासतें थी। भारत के एकीकरण के विलय पे हस्ताक्षर करने वाली रियासत 562 थी। 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, यानी कि एकीकरण के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए थे सभी रियासतों से। तो 565 में से 562 रियासतों ने तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वो 3 रियासत कौन कौन सी थी? एक थी कश्मीर, दूसरी हैदराबाद, और तीसरी जूनागढ़, जो कि गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़। ये 3 रियासतें थी, कश्मीर, हैदराबाद, उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, और जूनागढ़। इन 3 ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके बाद भारत की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी, ये अभी डिस्कस कर ही चुके हैं अपन। भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत जो थी वो बिलवारी थी, मध्य प्रदेश की। यानी कि उस समय पे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी, और सबसे छोटी रियासत जो थी वो बिलवारी थी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत बिलवारी। रियासतें, इन्हें सैल्यूट स्टेट का दर्जा प्राप्त था, वो रियासतें थी। रियासत यानी कि 19 रियासतें थी। राजस्थान के अंतर्गत 19 रियासतें थी। वो रियासत कौन सी थी जिन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, या इन्हें अंग्रेजों से तोपों की सलामी प्राप्त करने का अधिकार था? सैल्यूट स्टेट का मतलब इन्हें तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त था अंग्रेजों से। वो ऐसी रियासतें राजस्थान में थी 19, और 3 ठिकाने थे राजस्थान के अंतर्गत। वो 3 ठिकाने कौन से थे जिन्हें सैल्यूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं था?
ठिकाने वो थे जिन्हें सैल्यूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, और रियासत वो थी जिन्हें सैल्यूट प्राप्त करने का या तोपों की सलामी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा ये 3 ठिकाने थे। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश था जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश के अधीन था। अब बात करते हैं कुशलगढ़ ठिकाने की। कुशलगढ़ का ठिकाना तत्कालीन बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता था। लावा राजस्थान के एकीकरण के समय पर जयपुर रियासत का हिस्सा था और वर्तमान में टोंक जिले के अंतर्गत आता है। लावा ठिकाना क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा ठिकाना था राजस्थान का, और नीमराणा तत्कालीन अलवर में आता था, जो वर्तमान में भी अलवर जिले के अंतर्गत है। ये 3 ठिकाने थे, और केंद्र शासित प्रदेश था एक अजमेर मेरवाड़ा, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के अधीन था। इसके बाद एकीकरण के समय राजस्थान में कुल ठिकाने 3, अपन बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं जिससे कि याद हो जाए। पहला ठिकाना नीमराणा अलवर का था, और यहां के शासक थे राव राजेंद्र सिंह। राजस्थान के ठिकानों के शासकों की बात करें तो नीमराणा जो कि अलवर में आता है, इसके शासक थे राव राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में आता है, इसके शासक थे राव हरिंदर सिंह। और लावा जो कि जयपुर में आता है, इसके शासक थे बंस प्रदीप सिंह। इसके शासक थे लावा के, कुशलगढ़ के राव हरिंदर सिंह और नीमराणा के राव राजेंद्र सिंह शासक थे। एकीकरण के समय पर लावा ठिकाना जयपुर में था, हालांकि वर्तमान में लावा ठिकाना टोंक जिले के अंदर आता है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ का था, जबकि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा का था। लावा ठिकाना कुल 20 वर्ग मील क्षेत्र के अंतर्गत था। 20 वर्ग मील क्षेत्रफल में था लावा ठिकाना। अब बात करते हैं 19 रियासतों के, कि 19 रियासत कौन कौन सी थी राजस्थान के अंतर्गत, जो कि राजस्थान में शामिल हुई 19 रियासतें। वो रियासतें थी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, टोंक, बूंदी, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, झालावाड़ और शाहपुरा। दोस्तों, जितनी भी रियासतें थी इन सबके नाम से जिले बने हैं, लेकिन एक शाहपुरा ऐसी रियासत थी जिसके नाम से वर्तमान में जिला नहीं है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। ये 19 रियासतें थी। एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जो थी वो मारवाड़ रियासत थी, या जोधपुर रियासत कह सकते हैं। एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर रियासत थी, जो कि 36,120 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। 36,120 वर्ग किलोमीटर में। और सबसे छोटी रियासत जो थी वो शाहपुरा थी, भीलवाड़ा के अंतर्गत, जिसका क्षेत्रफल मात्र 405 वर्ग किलोमीटर था। 405 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी शाहपुरा, और मारवाड़ जो रियासत थी वो 36,120 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत थी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत यही थी, शाहपुरा। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत है, और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ रियासत थी। यानी कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ या उदयपुर रियासत थी, और सबसे नवीन झालावाड़ रियासत थी, जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी। झालावाड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में किया था। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा झालावाड़ रियासत का निर्माण किया गया था। ये हैं सभी रियासतें, इस नक्शे में, मैप में हमने दिखाई हैं सभी रियासतें और उनके प्रमुख।
रियासतों के प्रमुख हैं। जैसे कुछ की बात करें तो बीकानेर आजादी के दिन यानी कि आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को बीकानेर के जो रियासत थे, बीकानेर के जो शासक थे वो थे शार्दुल सिंह, बीकानेर के शासक। इसी प्रकार जैसलमेर के शासक जो थे वो थे रघुनाथ सिंह बहादुर, रघुनाथ सिंह बहादुर जैसलमेर के शासक थे। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। सिरोही के अभय सिंह, उदयपुर के भूपाल सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह और बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। कोटा के शासक थे महाराजा भीम सिंह। भरतपुर के शासक थे विजेंद्र सिंह। किशनगढ़ के थे महाराजा सुमेर सिंह। जयपुर के शासक थे मानसिंह द्वितीय और अलवर के शासक थे उस समय पे तेज सिंह। आजादी के समय पे अलवर के शासक महाराजा तेज सिंह थे। धौलपुर के थे महाराज उदय सिंह। करौली के थे गणेशपाल। और टोंक, टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर के मुस्लिम शासक थे। टोंक रियासत के शासक का नाम था अजीजुद्दौला। यानी कि 19 रियासतों में एक मुस्लिम शासक थे, एक मुस्लिम रियासत थी, 2 जाट रियासत थी और बाकी सभी रियासतें राजपूत रियासतें थी राजस्थान में। एकीकरण के समय रियासतों में राजस्थान का नाम, एकीकरण के समय पे वे रियासतें जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी वो कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और जोधपुर, टोंक, ये रियासत ऐसी थी जो कि राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी अपनी स्वेच्छा से। भरतपुर रियासत, अलवर रियासत, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर और टोंक रियासत। इनमें जोधपुर रियासत की बात करें तो जोधपुर रियासत एकीकरण के समय पर पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। एकीकरण के समय पर जोधपुर रियासत जो है पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। इसी दौरान जैसलमेर रियासत भी विलय के लिए तैयार हो गई थी। और भरतपुर और धौलपुर रियासत भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, क्योंकि धौलपुर और भरतपुर में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा मोस्टली उत्तर प्रदेश जैसी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उस तरह की भाषा बोली जाती है भरतपुर में और धौलपुर में। इस आधार पर भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे, जबकि जोधपुर पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। राजस्थान में एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसमें कुल मिलाकर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा है। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ जो थी वो सबसे प्राचीन रियासत थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। जोधपुर सबसे बड़ी रियासत थी। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा जिले में सबसे छोटी रियासत थी। और राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां के शासक दर्शन देव, शाहपुरा के शासक का नाम क्या था? दर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। यानी कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जो कि उत्तरदायी शासन की सर्वप्रथम स्थापना करी थी वो थी शाहपुरा भीलवाड़ा। उत्तरदायी शासन की स्थापना वहां के शासक दर्शन देव द्वारा 14 अगस्त 1947 को किया गया था।
जैसलमेर ने 1947 में राजस्थान की एकमात्र वैधानिक सुधार में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। 1947 में जैसलमेर ने राजस्थान की एकमात्र वैधानिक सुधार में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया था। नहीं किया था। यानी कि वैधानिक सुधार में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का जो प्रयास नहीं किया था वो थी जैसलमेर, एकमात्र रियासत थी जिसने कि कोई प्रयास नहीं किया था। इसके बाद बात करते हैं विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी बीकानेर, जिसने कि 7 अगस्त 1947 को ही हस्ताक्षर कर दिए थे। विलय पत्र जो जारी हुआ था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम बीकानेर रियासत ने किए थे, यानी कि बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह द्वारा 7 अगस्त 1947 में हस्ताक्षर कर दिए गए थे। और विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी राजस्थान की, वो थी धौलपुर, जिसने कि 15 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। किसी किसी किताब में 14 अगस्त पे मिलता है। जोधपुर, मारवाड़ के शासक हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन बीपी मेनन, रियासती विभाग के जो सचिव थे बीपी मेनन, और लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी ही चतुराई से भारत में शामिल होने के लिए इसे मना लिया था, इसे राजी कर लिया था। किसको? जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह को। हनुमंत सिंह कहो या हनुमंत सिंह कहो, इनको पाकिस्तान में खुद मिलना चाहते थे, लेकिन बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने चतुराई के साथ इन्हें भारत में शामिल कर लिया था। इसके बाद टोंक, राजस्थान की स्वतंत्र होते समय पर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका शासक मुसलमान था, यानी कि टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी उस समय पर, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पर राजस्थान के अंतर्गत। टोंक मुसलमान रियासत का संस्थापक आमिर खान पिंडारी था, यानी कि टोंक में मुस्लिम रियासत स्थापित करने का श्रेय आमिर खान पिंडारी को जाता है। आमिर खान पिंडारी ने टोंक में मुस्लिम रियासत की स्थापना की थी। धौलपुर और भरतपुर 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश की रियासतें थी और जाट वंश का इन पर आधिपत्य था, यानी कि भरतपुर और धौलपुर 18वीं शताब्दी के मध्य में रियासत बनी थी और जाट वंश का आधिपत्य था इन रियासतों पर। इसके बाद बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण के समय पर राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी जिसे धारा सभा कहा जाता है, धारा सभा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है धारा सभा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा, यहां पर धारा सभा होती थी जिसे विधानसभा कहते हैं। आज जो विधानसभा है उस तरह से अजमेर मेरवाड़ा में धारा सभा थी, और धारा सभा में कुल मिलाकर 30 सदस्य थे। अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी या धारा सभा थी उसके अंतर्गत 30 सदस्य थे। इस विधानसभा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन सी विधानसभा के? धारा सभा के। अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा के एकमात्र मुख्यमंत्री या प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा के, अजमेर मेरवाड़ा धारा सभा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। ये नाम याद रखना है। अजमेर मेरवाड़ा एक सी श्रेणी का राज्य था। सी श्रेणी से मतलब उस समय पर जो भारत रियासतों में बटा हुआ था, उस समय पे
ब्रिटिश अधिकारियों ने अब भारत को अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निम्नलिखित 3 श्रेणी के राज्य थे: ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी के राज्य वो थे जिन पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आते थे, जैसे बिहार, मुंबई, मद्रास आदि प्रमुख राज्य थे, जहां का प्रमुख जो होता था वो राज्यपाल कहलाता था। राज्यपाल जहां पर शासन करता था। ए श्रेणी के राज्य थे और ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष रूप से अधीन थे। बिहार, मुंबई, मद्रास आदि राज्य इस तरह के राज्य थे। बी श्रेणी के वो राज्य थे, अधिकतर भारत में बी श्रेणी के राज्य थे। राजस्थान पूरा बी श्रेणी का राज्य के अंतर्गत आता है। बी श्रेणी के राज्य के अंतर्गत वो राज्य आते हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण के द्वारा बनाए गए थे, जैसे राजस्थान, मध्य भारत आदि। मध्य भारत जिसका नाम आज मध्य प्रदेश है। ये सब बी श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आते थे। इनका मुखिया जो होता था वो राज प्रमुख कहलाते थे। इनके मुखिया जो है राज प्रमुख कहलाते थे। और राजस्थान के निर्माण के पश्चात 30 मार्च 1949 से 31 मार्च 1956 तक राजस्थान में मुखिया को राज प्रमुख ही कहते थे। यानी कि राजस्थान का जो निर्माण हुआ था, राजस्थान के चौथा चरण के बाद चौथा चरण आया राजस्थान का 30 मार्च 1949 को, जब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का विलय हो गया था। उस समय पे उस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। उस दिन से लेके आज तक राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च मनाते हैं। 30 मार्च 1949 से 31 मार्च 1956 यानी कि लगभग 7 वर्ष तक राजस्थान का जो मुखिया था वो राज प्रमुख कहलाया था। राजस्थान का मुखिया राज प्रमुख कहलाया था। जैसे कि आज गवर्नर होता है राज्य में सबसे बड़ा, उस समय पे 7 वर्ष यानी कि 31 मार्च 1956 तक राज प्रमुख का पद था। इसके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया था। और सी श्रेणी के वे राज्य थे जो छोटे छोटे राज्य आते थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता था। वो सी श्रेणी के राज्य थे, जैसे अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली आदि। संविधान के 7वें संशोधन द्वारा भारत के आजाद होने के बाद संविधान में जो 7वां संशोधन हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद इसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ए, बी और सी श्रेणी का भेदभाव खत्म किया गया था। यानी कि राजस्थान को या भारत को ए, बी, सी श्रेणी के राज्यों में बांट रखा था। ये 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत खत्म कर दिया और भारत के अंतर्गत केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही रह गए। और ये राष्ट्र प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया और राज्यों में राज्यपाल का पद और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद लागू किया गया। यानी कि राज्य में राज्यपाल होगा और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल प्रमुख होगा। ये थे हमारे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ फैक्ट, जो अभी तक हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित फैक्टों की बात की है। अब हम बात करें राजस्थान के एकीकरण की, तो राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ है 17-18 मार्च से। कुल मिला के 18 मार्च कह सकते हैं। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में 17-18 मार्च दोनों तारीख दे रखी है। 17-18-1948 दोनों लिख रखा है RBSC की किताब के अंतर्गत। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। ये 7 चरण कौन कौन से थे? प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम चरण। तो सबसे पहला जो चरण था वो था मत्स्य संघ। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ। चतुर्थ बृहद राजस्थान संघ। पंचम संयुक्त राजस्थान का संघ।
षष्ठम राजस्थान संघ और सप्तम चरण में राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ था। आधुनिक राजस्थान का निर्माण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था और 7वां और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। यानी कि आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956 से लेकर आज तक है। अब हम एक एक करके सारे चरणों की बात करते हैं और इनकी कुछ ट्रिक भी देखते हैं। कुछ ट्रिक हैं इनको याद करने की, अगर आपको पसंद आए तो आप उन्हें उनके हिसाब से याद कर लें। ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रिक के हिसाब से ही याद किए जाए, पर कर सकते हैं हम, जिससे कि कुछ आसान हो जाएगा इनको याद करना। जैसे पहला फॉर्मूला है, एमपी से वीएसआर आया। एमपी से वीएसआर आया। एम से मत्स्य संघ जो सबसे पहले बना था, दूसरे नंबर पर पी से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, वी से बृहद राजस्थान, एस से संयुक्त बृहद राजस्थान, आर से राजस्थान और आया का आ लेकर आ से आधुनिक राजस्थान। ये 7 चरण हैं, आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं क्रम वाइज 7 चरणों को। एमपी से वीएसआर आया यानी कि मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, बृहद राजस्थान संघ, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, राजस्थान संघ और आधुनिक राजस्थान। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम चरण के। अब हमारे राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण स्टार्ट होता है। पहला चरण 18 मार्च 1948 को पूर्ण हुआ। आरबीएससी की किताब में इसकी डेट 18 मार्च 1948 दे रखी है और अधिकतर किताबों में यह 18 मार्च 1948 लिखा हुआ है। इसका सूत्र जो है अवधौकनी इसका सूत्र है, या दूसरा तरह से ऐसे बना सकते हैं अभिनाधौक। एक्चुअली ये सूत्र जो है अवधौकनी, ये रियासतों के नाम है कि प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासत शामिल हुई थी। देखो, प्रथम चरण का जो नाम रखा गया था वो नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम से प्रथम चरण बनाया गया था। 18 मार्च 1948 को यह स्थापना हुई थी इसकी। और इसमें जो रियासतें थी वो रियासत थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये 4 रियासत थी। इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इनके प्रथम संघ में ABCD रियासत शामिल हुई थी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। और एक ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम था नीमराणा, अलवर के अंतर्गत। यानी कि मत्स्य संघ में जो 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ था मत्स्य संघ के अंदर। इसकी राजधानी जो बनाई गई थी वो विराटनगर बनाई गई थी और उस समय पे अलवर रियासत के अंतर्गत आती थी। विराटनगर अलवर रियासत के अंदर इसकी राजधानी बनाई गई थी। इस रियासत का, इस संघ का, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन किया था NV गोडगिल ने। NV गोडगिल द्वारा, इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडविल। नरहरि विष्णु गोडविल के द्वारा भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया था। मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो धौलपुर नरेश उदयभान सिंह को बनाया गया था। उदयभान सिंह, धौलपुर नरेश, इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। और उपराज प्रमुख करौली के महाराज गणेश पाल को बनाया गया था। करौली के महाराज गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया था। यहां पे प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे अलवर के अंतर्गत। यह प्रश्न, शोभाराम कुमावत वाला प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था और 1 करोड़ रुपए का प्रश्न था। शोभाराम कुमावत कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न था ये, 1 करोड़ रुपए के लिए। यानी कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। ये अलवर से संबंध रखते थे, अलवर के रहने वाले थे। और उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। युगल किशोर चतुर्वेदी को यहां का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिन्हें के राजस्थान का नेहरू के नाम से भी जानते हैं। और मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? वो दिया था KM मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा। इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी द्वारा मत्स्य संघ नाम सुझाया गया था। और ये इनकी सोच जो थी वो महाभारत काल से थी। महाभारत काल में इस जगह पे मत्स्य
प्रदेश नाम था, तो उसी हिसाब से इन्होंने मत्स्य संघ नाम यहां पर सुझाया था। 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई पहले चरण के। मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को होने वाला था, किंतु भरतपुर के शासक के छोटे भाई जाट नेता देसराज ने इस संघ को जाट विरोधी बताया और जाटों से संघ का निर्माण रोकने के लिए आह्वान किया। इसके फलस्वरूप जाटों का एक प्रतिनिधि इस संघ में शामिल किया गया और तब 18 मार्च 1948 को इस संघ का उद्घाटन हो सका था। यानी कि भरतपुर के महाराज विजेंद्र सिंह थे, भरतपुर के तत्कालीन महाराज, उस समय पर महाराज थे विजेंद्र सिंह, उनके छोटे भाई थे देसराज सिंह, ये भी जाट नेता थे। इन्होंने इस संघ को जाट विरोधी बताया था और उन्होंने इसके लिए जाटों से आह्वान किया था इसके विरोध में। इसके फलस्वरूप एक दिन लेट उद्घाटन हुआ, इसका उद्घाटन एक दिन टल गया। 17 मार्च की जगह 18 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ। भरतपुर के प्रतिनिधि जो थे, इससे पहले देखो, मत्स्य संघ का विधिवत उद्घाटन 18 मार्च 1948 को एन वी गॉडगिल के द्वारा भरतपुर के किले में यानी कि लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत किया गया था। अब इसमें बात करते हैं हम कि अलवर और भरतपुर के शासकों को प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं दिया गया, जबकि अलवर और भरतपुर दोनों बड़ी रियासतें थी। करौली और धौलपुर से हुआ यूं कि अलवर रियासत के जो शासक थे तेज सिंह, इनके दीवान थे नारायण भास्कर। इन्होंने क्या किया था, उस समय पे महात्मा गांधी की हत्या हुई थी जो कि नाथूराम गॉडसे के द्वारा की गई थी। तो अलवर के शासक तेज सिंह के जो दीवान थे नारायण भास्कर, इन्होंने महात्मा गांधी के हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे और उनके सहयोगियों को अलवर में शरण दी थी। यानी कि नाथूराम गॉडसे महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद अलवर में आके शरण लेते हैं। तो इस कारण से केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत, यानी कि दिल्ली के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा महाराज तेज सिंह को, अलवर के शासक महाराज तेज सिंह को दिल्ली में नजरबंद कर लिया था, यानी कि कैद कर लिया था। दिल्ली में ये नजरबंद थे और जब ये दिल्ली में नजरबंद थे तो ये वहां पर राष्ट्र प्रमुख या प्रधानमंत्री या किसी अन्य पद पर कैसे आसीन होते। तो ये तो थे दिल्ली में नजरबंद, इस कारण से अलवर के रियासत को शामिल नहीं किया गया। और भरतपुर रियासत के जो शासक थे विजेंद्र सिंह, वो राजस्थान में शामिल होना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे, उनकी जिद थी कि यूपी के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल हो हम, क्योंकि हमारी भाषा उत्तर प्रदेश से मिलती जुलती है, हमारी बिल्कुल भाषा, भरतपुर की भाषा राजस्थान से नहीं मिलती है। इस कारण वो राजस्थान में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो नाराज थे। इस कारण से भरतपुर के शासक को भी राष्ट्र प्रमुख नहीं बनाया गया था। तो धौलपुर के शासक उदय भान सिंह को राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। ये इसका मुख्य कारण था कि भरतपुर और अलवर दोनों बड़ी रियासतों के शासकों को यहां से इसमें कोई विशेष योगदान नहीं था मत्स्य संघ के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में अलवर के शासक तेज सिंह व उनके दीवान एन.वी. खरे को 7 फरवरी 1948 को दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया था। ये अभी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। अलवर रियासत ने भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। अलवर रियासत एक ऐसी रियासत थी
जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 1948 को जो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था, वो नहीं मनाया गया था अलवर रियासत में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में या राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत है जिसने कि भारत की आजादी का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, तो वो थी अलवर रियासत। ये याद रखें। मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को होना था, किंतु भरतपुर के शासक के छोटे भाई जाट राजा देशराज सिंह, ये तो अपन ने पढ़ लिया, ये तो अपन ने बात कर ही ली इसके बारे में। तो अब बात करते हैं हम द्वितीय चरण के। प्रथम चरण हमारा मत्स्य संघ कंप्लीट होता है, जो कि 18 मार्च 1948 को गठित हुआ है। इसके अंतर्गत 4 रियासत और एक ठिकाने थे, एक ठिकाना था। 4 रियासत थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये चारों रियासत और एक ठिकाना नीमराणा को मिलाकर प्रथम चरण का एकीकरण पूर्ण हुआ था, जिसका नाम मत्स्य संघ दिया गया था, जो कि 18 मार्च 1948 को पूर्ण हो गया था। इसके बाद द्वितीय चरण आते हैं, और द्वितीय चरण का जो नाम रखा गया था, वो नाम रखा गया पूर्व राजस्थान संघ। द्वितीय चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया। 25 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई, यानी कि उसके 7 दिन बाद, प्रथम चरण के 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को इसके अंतर्गत 9 रियासत और एक ठिकाना था। 9 रियासत कौन कौन सी हैं? ये रियासतें हैं दक्षिण पूर्वी हिस्से की, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की सभी 9 रियासत थी। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर। ये 9 रियासत थी। दोबारा देखें एक बार। कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती क्षेत्र, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांगड़ क्षेत्र आ गया। इसके अलावा टोंक, उस समय पर मुस्लिम रियासत थी टोंक। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, और किशनगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और शाहपुरा और किशनगढ़, ये 9 रियासत और एक ठिकाना, ठिकाने का नाम था कुशलगढ़, जो कि उस समय पे बांसवाड़ा के अंतर्गत था, बांसवाड़ा के अधीन था। ये 9 रियासत और एक ठिकाना मिलाकर दूसरा चरण बनाया गया, जिसका नाम रखा गया पूर्वी राजस्थान संघ। इसका अगर सूत्र की बात करें हम, तो इसका सूत्र है कुसा बाबू की झाड़ू, कुसा बाबू की झाड़ू पर कोट। ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं इनको। ये इतनी सारी रियासतें, 9 रियासतें एक साथ नाम याद ना हो, तो आप इसको याद कर लें। ये इसका वो है ट्रिक इनको याद करने की। कुसा बाबू की झाड़ू पर कोट। कु से कुशलगढ़, सा से शाहपुर, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पर से प्रतापगढ़, को से कोटा और ट से टोंक। ये इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका जो उद्घाटन हुआ था द्वितीय सत्र का, द्वितीय चरण का जो उद्घाटन हुआ, यानी कि पूर्व राजस्थान संघ का जो उद्घाटन हुआ था, वो कोटा के दुर्ग में हुआ था। कोटा के दुर्ग में हुआ था, और उद्घाटनकर्ता वही थे एन.वी. गॉडविल, जिन्होंने प्रथम चरण का मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। वही द्वितीय चरण में उद्घाटन करते हैं एन.वी. गॉडविल। एन.वी. गॉडविल द्वारा द्वितीय चरण में उद्घाटन हुआ, और यहाँ के राज प्रमुख थे भीम सिंह। भीम सिंह को यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया, और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया, जो कि बूंदी के शासक थे। भीम सिंह हाड़ौती संघ का निर्माण करना चाहते थे। भीम सिंह चाहते थे पूर्व राजस्थान संघ न बना के हाड़ौती संघ का निर्माण करना चाहते थे, जिनको कि वहां का राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा बनाए गए थे, जो कि शाहपुरा से संबंध रखते थे द्वितीय चरण में। और राजधानी कोटा में थी। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कोटा थी। और इसमें जो चंद्रवीर सिंह थे, जो कि बांसवाड़ा के शासक थे, वो जब इसमें शामिल हुए थे,
शामिल होने के लिए उन्होंने जिस पर हस्ताक्षर किए थे, विलय पत्र पर जिस पर हस्ताक्षर किए थे, तो उन्होंने लिखा था, एक लाइन लिखी है उन्होंने जो कि अद्भुत है, राजस्थान में सब खूब पूछी जाती है पेपर्स में, कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी कि रियासत का विलय उन्होंने किया था एकीकरण में, जो एकीकरण के समय पे उन्होंने ये एक लाइन लिखी थी कि मैं अपने डेथ वारंट या मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा हूं। ऐसा बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने लिखा है, कहा है। दोस्तों, जब मेवाड़ के महाराज भूपाल सिंह ने राजस्थान संघ में शामिल होने के लिए मना कर दिया, तो श्री माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ के महाराज का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ की 20 लाख की जनता के भाग्य का फैसला महाराणा और उनके प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। अकेले महाराणा और उनके प्रधानमंत्री मेवाड़ की जनता की, मेवाड़ की 20 लाख की जनता का फैसला नहीं कर सकते हैं, दो आदमी मिलकर। इससे मेवाड़ की पूरी जनता मैदान में उतर आई और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस सब से बचने के लिए मेवाड़ के महाराणा ने बीपी मेनन के पास और उन अपने प्रधानमंत्री राममूर्ति को 3 मांगों के साथ भेजा था, 3 मांग लेकर भेजा था। पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन की तारीख को 25 मार्च को आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। उन्होंने जो पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था, पूर्व राजस्थान संघ बना था, पूर्व राजस्थान संघ जिसका उद्घाटन 25 मार्च को हुआ था, उसको आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था, आगे बढ़ाने का आग्रह किया था और अपने प्रधानमंत्री को भेजा था। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी 3 मांगे या 3 शर्त भी लगाई थी और उन 3 शर्तों के साथ कहा था कि वो पूर्व राजस्थान संघ में शामिल हो जाएंगे। जब मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह ने राजस्थान संघ में शामिल होने से मना कर दिया था, तब श्री माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ के महाराणा का विरोध करते हुए कहा था कि महाराणा 20 लाख की जनता के भाग्य का फैसला अकेले नहीं कर सकते। 20 लाख की जनता का फैसला महाराणा और उनके प्रधानमंत्री राममूर्ति अकेले नहीं कर सकते, ऐसा कहा था उन्होंने। इससे मेवाड़ के महाराणा के विरोध में पूरी जनता उतर आई थी। इससे बचने के लिए 23 मार्च 1948 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा ने बीपी मेमन के पास, बीपी मेमन उस समय रियासती विभाग के सचिव थे, के पास अपने प्रधानमंत्री शर राममूर्ति को 3 मांगों के साथ भेजा था और पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटन की तारीख को 25 मार्च से आगे बढ़ाने का भी अनुरोध किया था। अब वो 3 मांग क्या क्या थी उनकी, वो हम तीसरे चरण में डिस्कस करेंगे। तीसरे चरण में देखते हैं, तीसरा चरण स्टार्ट होता है। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, जिसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। इसमें पूर्व राजस्थान संघ के अंतर्गत जो 9 रियासत और 1 ठिकाने से मिलके बना था, उनके साथ साथ अकेला उदयपुर रियासत शामिल हो गई। यानी कि पूर्व राजस्थान संघ में कितनी थी? 9 रियासत और 1 ठिकाने। तृतीय चरण में जो संयुक्त राजस्थान बना 18 अप्रैल 1948 को, उसमें 10 रियासत और 1 ठिकाना हो गया। 9 और 1 तो पहले से थे, इसमें उदयपुर और शामिल हो गया। उदयपुर या मेवाड़ रियासत भी इसके अंतर्गत शामिल होगी। अकेली उदयपुर रियासत इस संघ में शामिल हुई और इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया, जिसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 में हुआ। उदयपुर
या मेवाड़। पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय कर संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था इसका उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था, जो कि उदयपुर के थे। राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था। उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, जो कि कोटा के थे, भीम सिंह को। और प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था, जिनका संबंध भी उदयपुर से था और राजधानी भी कोटा से हटा के उदयपुर कर दी गई थी। ये इसके अंतर्गत मुख्य तथ्य हैं। यानी कि 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था, का उद्घाटन हुआ था। 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्र प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था, महाराणा रूपा भूपाल सिंह को, जो कि उदयपुर के थे। उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, जो कि कोटा के थे। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था, जिनका संबंध उदयपुर से था, और राजधानी उदयपुर बनाई गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर माणिकलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उद्घाटन स्थान, तीसरे चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया था। तीसरे चरण का उद्घाटन भी कोटा दुर्ग के अंतर्गत भी किया गया था, और दूसरे चरण का उद्घाटन भी कोटा दुर्ग में ही किया गया था। यह विशेष याद रखने वाली बात है, दूसरे और तीसरे दोनों चरणों का उद्घाटन कोटा दुर्ग के अंतर्गत किया गया था। इस पेज को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अब अभी हम बात कर रहे थे यहां पे जो तीसरा चरण था, तीसरे चरण में जो उदयपुर के शासक थे महाराणा भूपाल सिंह, ये इन्होंने बीपी मेमन के पास अपने प्रधानमंत्री भेजा था पूर्व राजस्थान संघ में विलय के लिए। उस समय पर इन्होंने अपनी 3 शर्त रखी थी। वो 3 शर्त क्या क्या थी, उन 3 शर्तों की बात करें तो 3 शर्त थी इन्होंने। पहली शर्त तो ये थी कि भूपाल सिंह यानी कि महाराणा भूपाल सिंह को, उदयपुर के शासक को, राज प्रमुख बनाया जाए। सदा सदा के लिए वंशानुगत पद दिया जाए। ये राज प्रमुख का वंशानुगत पद उदयपुर के पास रहेगा, भूपाल सिंह के पास रहेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, राजधानी उदयपुर रहेगी, इनकी ये शर्त थी। और तीसरी शर्त थी इनकी कि इनको सालाना 20 लाख रुपए वार्षिक पैसे दिए जाएं अपने भरण पोषण के लिए। 20 लाख रुपए वार्षिक देने की शर्त पर ये राजस्थान के अंतर्गत शामिल होने के लिए तैयार हुए थे। तो इनकी तीनों शर्तों को मान लिया गया था। तीनों शर्तों को मानने के बाद भीम सिंह, जो कि द्वितीय चरण तक राज प्रमुख थे, उन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया था। उस समय जब तीसरे चरण में की बात हुई थी तो भीम सिंह ने भी शर्त रखी थी कि उपराज प्रमुख मैं रहूंगा, यानी कि भीम सिंह को उपराज प्रमुख रखा जाए और वंशानुगत रखा जाए और सदा सदा के लिए रखा जाए। भीम सिंह उपराज प्रमुख रहेंगे, इस शर्त पर भीम सिंह भी तैयार हो गए थे। अब बात करते हैं हम चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण जो है, बृहद राजस्थान का निर्माण होता है चतुर्थ चरण में, और यह चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को उद्घाटन होता है। इस चतुर्थ चरण का 30 मार्च 1949, इसी दिन 30 मार्च के दिन ही राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस, आज भी राजस्थान दिवस जो मनाते हैं वो 30 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन लगभग राजस्थान का पूरा स्वरूप आ गया था। आधुनिक स्वरूप तो नहीं, पर लगभग राजस्थान का संपूर्ण निर्माण हो गया था। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और लावा ठिकाना। लावा ठिकाना तो जयपुर रियासत के अधीन था, तो वो लावा ठिकाना तो अपने आप आई है। यानी कि जो संयुक्त राजस्थान था जिसके अंतर्गत 10 रियासत और 1 ठिकाने थे, उसमें 4 रियासत और 1 ठिकाना
और शामिल हो गए, तो कुल मिला के अब 14 रियासत और 2 ठिकाने हो गए चतुर्थ चरण में। बृहद राजस्थान के अंतर्गत 14 रियासत और 2 ठिकाने शामिल हो गए, जिसमें 4 नए ठिकाने शामिल हुए। बड़ी रियासतें थी चारों, वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और एक ठिकाना लावा ठिकाना। इन सबको के अलावा संयुक्त राजस्थान तो था ही। ये सब मिलके बृहद राजस्थान इसका नाम दिया गया। अब जब चौथा ठिकाना आया, चौथी रियासत आई, तो यहां पर भी जो शासक थे उन्होंने अपनी अपनी शर्तें रखी। मानसिंह द्वितीय जो कि जयपुर के शासक थे, इन्होंने अपनी शर्त रखी कि वो राज प्रमुख रहेंगे और आजीवन रहेंगे। लेकिन ये शर्त पहले उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह की थी, तो उनके पद का नाम बदल दिया गया, उन्हें राज प्रमुख की जगह महाराज प्रमुख बना दिया गया। उदयपुर के भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय बने। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, और उपराज प्रमुख तो भीम सिंह थे, उपराज प्रमुख भीम सिंह बनाए गए, और प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। पंडित हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनका संबंध भी जयपुर से था। राजधानी जयपुर को बनाई गई, जयपुर को राजधानी बनाया गया। इसके लिए श्री पंडित सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उसकी सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। यानी कि जयपुर को राजधानी पंडित सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इस चरण को विशाल राजस्थान भी कहते हैं। बृहद राजस्थान को विशाल राजस्थान भी कहा गया था। इस चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के सिटी पैलेस में किया था। यानी कि चौथे चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो कहां हुआ था? जयपुर के सिटी पैलेस में। पहले चरण का यानी कि मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ के दुर्ग में। द्वितीय चरण और तृतीय चरण दोनों का उद्घाटन कहां हुआ था? कोटा के दुर्ग में। और चतुर्थ चरण का उद्घाटन जो हुआ था वो जयपुर के सिटी पैलेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चतुर्थ चरण का 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को ही मनाते हैं। इसी चरण में जीवन पर्यंत महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था। इस चरण में जीवन पर्यंत बनाया गया था, जीवन पर्यंत किया गया था महाराज भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। और ये एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो कि महाराज प्रमुख रहे थे। कोई दूसरा व्यक्ति महाराज प्रमुख नहीं रहा है। एकमात्र भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। और 1956 में ये महाराज प्रमुख, राज प्रमुख सारे पद समाप्त कर दिए गए थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जो थे, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ही को बनाया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया था, मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया था। और प्रथम मनोनीत, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं, जबकि प्रथम चयनित यानी कि चुनाव में जीतने के बाद प्रथम चयनित मुख्यमंत्री जो थे वो टीकाराम पालीवाल है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम चयनित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, याद रखना है। सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर भौगोलिक एवं पेयजल की दृष्टि से जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी, और इस आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए B.R. पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। B.R. पटेल की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया था, और उस समिति ने
जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। अब जयपुर को तो राजधानी बना दिया गया, इसके अलावा बाकी जो बड़ी रियासत थी उनको क्या दिया गया, इसका भी इस कमेटी ने B.R. पटेल की जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, एक समिति बनाई थी, उसने क्या किया कि अलग अलग विभाग अलग अलग रियासतों में स्थापित किए। जैसे न्याय विभाग जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में और खनिज विभाग की स्थापना उदयपुर में की। आज भी न्याय विभाग की बात करें तो हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर है, शिक्षा विभाग की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो डायरेक्टरेट है वो बीकानेर के अंतर्गत है, वन विभाग इसी प्रकार कोटा में है, कृषि विभाग भरतपुर के अंतर्गत है और खनिज विभाग उदयपुर में है। ये था चतुर्थ चरण। अब बात करते हैं हम पंचम चरण के। पांचवा चरण जो आया वो पांचवा चरण था संयुक्त बृहद राजस्थान। संयुक्त बृहद राजस्थान का पांचवा चरण आया जो कि 15 मई 1949 को आया। 15 मई 1949 को क्या किया गया कि बृहद राजस्थान और मत्स्य संघ यानी कि चौथे चरण में बने हुए बृहद राजस्थान और पहले चरण में बने हुए मत्स्य संघ को दोनों को इकट्ठा कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया संयुक्त बृहद राजस्थान। संयुक्त बृहद राजस्थान जिसका निर्माण 15 मई 1949 को हुआ था। अब इसके अंतर्गत संयुक्त बृहद राजस्थान में 14 रियासत और 2 ठिकाने थे, मत्स्य संघ में 4 रियासत और 1 ठिकाने थे। ये सब मिलाकर 18 रियासत और 3 ठिकाने हो गए थे। 18 रियासत और 3 ठिकानों से पांचवें चरण का राजस्थान बन गया था। अब इसमें 1 रियासत और 1 केंद्र शासित प्रदेश 2 ही बचे थे शामिल होने के लिए। पंचम चरण में 18 रियासत और 3 ठिकाने राजस्थान में शामिल हो गए थे। राजधानी जयपुर बनाई गई थी। बृहद राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वही राजधानी बनाई गई संयुक्त बृहद राजस्थान की। राज प्रमुख वही रहे सवाई जय सिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री ही रहे जिनका संबंध जयपुर से था। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह ही रहे, उदयपुर के महाराणा थे जो कि, और उपराज प्रमुख भीम सिंह ही रहे, कोटा के थे। कोई परिवर्तन नहीं हुआ किसी भी प्रकार का चौथे और पांचवें चरण में। सम्मिलित रियासतें बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश से शंकरदेव राय समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान संघ में मिलाया गया था। यानी कि मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिलाने के लिए शंकर राय समिति की स्थापना, शंकर राय समिति की सिफारिश की गई थी। इसके उद्घाटनकर्ता, पांचवें चरण के उद्घाटनकर्ता भी वल्लभ भाई पटेल ही थे। चौथे और पांचवें चरण का दोनों का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं छठे चरण की, जो कि जिस समय राजस्थान संघ का बना और यह था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन राजस्थान के एकीकरण का छठवां चरण था। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संयुक्त बृहद राजस्थान और सिरोही रियासत, एक रियासत छूट रही थी, यानी कि राजस्थान में शामिल होने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। और सिरोही भी एक ऐसी रियासत थी जो 2 टुकड़ों में शामिल हुई। सिरोही रियासत का आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर, सिरोही रियासत के आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर बाकी सिरोही रियासत छठवें चरण में संयुक्त बृहद राजस्थान के अंतर्गत शामिल हुई। इस तरह से 19 रियासत और 3 ठिकाने राजस्थान में शामिल हो गए थे। सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त बृहद राजस्थान में और देलवाड़ा आबू क्षेत्र मुंबई प्रांत को सौंपकर राजस्थान संघ बनाकर ख राज्यों में स्थान दिया गया। यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, सिरोही रियासत को 2 टुकड़ों में बांटा। सिरोही रियासत को राजस्थान संघ में शामिल किया गया, लेकिन इसके 2 क्षेत्र देलवाड़ा और आबू, इसको मुंबई प्रांत के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, यानी कि गुजरात में शामिल किया। उस समय गुजरात नहीं था,
गुजरात और महाराष्ट्र उस समय नहीं थे, उस समय मुंबई प्रांत इसका नाम हुआ करता था। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में अलग अलग बने थे। मुंबई प्रांत के अंदर आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को शामिल कर दिया गया और शामिल करके यह संयुक्त राजस्थान या राजस्थान संघ का निर्माण किया गया और राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य घोषित किया गया। ख कहो या 20 श्रेणी का राज्य राजस्थान को बनाया गया। इसके महाराज प्रमुख वही थे भूपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई जयसिंह ही थे द्वितीय, और राजधानी जयपुर ही रखी गई। 26 जनवरी 1950 को अपने निर्माण के समय राजस्थान को द्वितीय श्रेणी का राज्य बनाया गया था, यानी कि 20 श्रेणी का राज्य बनाया गया था। आबू और दिलवाड़ा को गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान में मिलाया गया। गोकुल भाई भट्ट थे, इन्होंने मुंबई प्रांत में आबू और दिलवाड़ा के शामिल होने का विरोध किया। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें के राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। राजस्थान का गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं, 26 जनवरी 1950 को ही प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया था और हीरालाल शास्त्री को प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम बदलकर राजस्थान संघ रख दिया गया था, राजस्थान रख दिया गया था। राजस्थान का नाम बदल के राजस्थान रख दिया गया था। राजस्थान शब्द को कानूनी मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। राजस्थान शब्द को कानूनी मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी गई थी। सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को इस पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि सिरोही के संबंध में मेरी इन लोगों से कई बार वार्ता हुई है, कई बार बातचीत हुई है, पर सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सिरोही गुजरात में ही होना चाहिए। उन्हें सिरोही नहीं चाहिए तो गोकुल भाई भट्ट को चाहिए। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान के दिए बिना पूरी की जा सकती है। सरदार पटेल एक अत्यंत चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को पर्यटक स्थल माउंट आबू, जो कि सिरोही में था, का एकीकरण गुजरात प्रांत में कर दिया था। जबकि गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल गांव सहित सिरोही को शेष राजस्थान में शामिल किया गया था। सिरोही के शेष भाग को राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। यानी कि गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान कहां पर है? हाथल गांव, जो कि सिरोही रियासत के अंतर्गत था, उसके सहित सिरोही को तो राजस्थान में शामिल कर दिया गया था, लेकिन जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था माउंट आबू, उसको गुजरात में शामिल कर लिया गया था या मुंबई प्रांत में शामिल कर लिया गया था। गोकुल भाई भट्ट ने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गोकुल भाई भट्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था माउंट आबू के राजस्थान में विलय पर। सिरोही का राजस्थान संघ में विलय 2 चरण में पूर्ण हुआ था। सिरोही रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका राजस्थान में विलय 2 चरणों में पूर्ण हुआ था, और वो दूसरा चरण था सप्तम चरण, और अंतिम चरण राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण जो था वो था सप्तम चरण। आधुनिक राजस्थान का निर्माण जो हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को, जिस दिन राजस्थान की स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं,
जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। दोनों शब्दों में अंतर है। स्थापना दिवस 1 नवंबर को और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ और यह राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण था, 7वां चरण। राजस्थान संघ में सिरोही के आबू और देलवाड़ा और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। इसके अलावा सुनेल टप्पा को भी मिलाया गया। सुनेल टप्पा उस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा और माउंट आबू के आबू और देलवाड़ा और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर को मिला के राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ 7वें चरण के अंतर्गत। अजमेर केंद्र शासित प्रदेश, आबू, देलवाड़ा, इनको राजस्थान संघ में मिलाया गया था और आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ। इस समय पे राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। ये मार्च में ही कर दिया गया था, मार्च 1956 में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद बनाया गया था। राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। इसके बाद सिरोही का पूरा भाग केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा फैजल अली समिति की सिफारिश पर सुनील टप्पा कोटा, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग था, को राजस्थान में शामिल किया गया। यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सुनील टप्पा नाम का क्षेत्र था जिसको राजस्थान में शामिल किया गया। बदले में मध्य प्रदेश को जो क्षेत्र दिया गया था वो क्षेत्र था झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया था। यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया था 7वें चरण में और राजस्थान के झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया था। अब जयपुर राजस्थान की राजधानी बनी। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनी थी। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। मुख्यमंत्री जो थे 5 जुलाई 1955 को महाराज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था और भूपाल सिंह के निधन के बाद यह पद समाप्त हो गया था। यानी कि 5 जुलाई 1955 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह का निधन हो गया था। उसके बाद यह पद समाप्त कर दिया था महाराज प्रमुख का। महाराज प्रमुख का पद उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के निधन होने के बाद समाप्त कर दिया 5 जुलाई 1955 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे और राजस्थान को ए श्रेणी का दर्जा दिया गया था। वैसे ये श्रेणियां खत्म कर दी गई थी पर राजस्थान को ए श्रेणी का दर्जा देकर और ये समाप्त कर दी गई थी श्रेणियां और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि खत्म करने से पूर्व आधुनिक राजस्थान के निर्माण के समय राजस्थान को ए श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया था और उसके बाद ये श्रेणियां समाप्त कर दी थी। राजस्थान के 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये श्रेणियां सारी समाप्त कर दी गई थी। तो ये था हमारा आज का वो और ये एट ए ग्लांस है। इसको आप देख लेंगे, एक बार नजर आ रहा हो तो थोड़ा गौर से देखें, नजर आ जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक था जो काफी लंबा हो गया, पर इसमें से ऐसा मुझे विश्वास है आप 2 से 3 बार अगर इसको पढ़ लेंगे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी पुराने पेपर को उठा के देख लीजिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, आपने ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।